दोस्तों, एक अजीब सी श्रापित जापानी मूवी। कुछ ऐसा जापान में हुआ जिसने पूरे मीडिया को हिला दिया। कोई कल्ट या फिर कोई भूतों का बसेरा। ये कहानी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और पुरानी है। मूवी का नाम था ऑकल्ट। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखी थी। इन दी एंड मैं चौंका रह गया था, क्योंकि कभी कभी जिस चीज को हम भगवान समझते हैं वो हैवान निकलता है। कहानी है फाउंड फुटेज स्टाइल में, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे चीजें सच में हो रही है, पर डरो नहीं, कहानी बिल्कुल फिक्शनल है। हम फॉलो करेंगे एक इन्वेस्टिगेशन टीम को जो रिसर्च करेगी कुछ मिस्ट्रीज के बारे में, और मिस्ट्रीज एक ऐसा डिमोनिक सच खोलेगी जो रूह कपा देगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप लोग देख रहे हो डेमोनिक आर्काइव्स बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल। ड्रिल ये है कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। इंस्टा को फॉलो करो, जहाँ पे पर्सनली मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा ऑकल्ट मूवी की एक डरावनी डेमोनिक कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है कुछ लड़कियों के साथ जो समुद्र के पास एक ब्रिज पे थी, जहाँ पे वो लड़कियां अपनी वीडियो बना रही थी, और उनकी वीडियो में पीछे कैद होता है एक आदमी। दोस्तों, ये अजीब आदमी था मात्सुकी, जो उस दिन कुछ डिमोनिक करने वाला था। वीडियो में आगे सब नॉर्मल था, सब मस्ती कर रहे थे कि तभी ब्रिज पे लोग चिल्लाने लगते हैं। मात्सुकी अचानक लोगों को स्टैब कर कर बुरी तरीके से मारने लगता है। यह हादसा हुआ था 12 अगस्त 2005 मियोगासाकी नाम की जगह पे। 2 लड़कियां मारी गई थी और एक आदमी घायल हो गया था। पर यह हादसा मामूली नहीं था, इसके पीछे छिपी थी एक डिमोनिक मिस्ट्री जो हम देखेंगे ओकारुतो मूवी में। सीन आता है 3 साल आगे। हम मिलते हैं कोजी से, जिसने इस मूवी को बनाया है, और वो ही एक इन्वेस्टिगेटर का भी रोल प्ले कर रहा है मूवी में। कोजी की असिस्टेंट डायरेक्टर थी शिनोबू नाम की लड़की। एनीवे, इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग में कोजी की टीम जाकर बात करती है हारुको से, जो हादसे वाले दिन पे ब्रिज पर ही मौजूद थी, पर उससे कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। देन कोजी की टीम जाकर मिलती है सातोमी की मम्मी से। सातोमी उन 2 लड़कियों में से एक लड़की है जो मारी गई थी। सातोमी की मां बताती है कि हादसे से एक दिन पहले सातोमी को एक सपना आया था। सपने में एक एंटिटी ने बोला था कि अगर सातोमी ब्रिज पे जाएगी तो उसके साथ कुछ अच्छा होगा। वेल, अच्छा तो नहीं हुआ, बेचारी मर गई थी। इसके बाद कोजी की टीम मिलती है हिडेकी नाम के लड़के से, जिसकी गर्लफ्रेंड थी नोरिको। नोरिको भी ब्रिज पे मारी गई थी, पर एक दिन पहले नोरिको को ब्रिज की एक फोटो दिखाई दी थी मैगजीन में। यही वजह है कि नोरिको ने वहां पे जाने का फैसला करा था, पर वो भी जिंदा नहीं बच पाई। अब एक तीसरा विक्टिम भी था, इनो, जो जिंदा बच गया था। इनो कोजी से मिलता है, और इनो की बातें बहुत अजीब थी। इनो के हिसाब से हादसे से एक दिन पहले इनो को सुनाई दी थी एक डिमोनिक आवाज टीवी के अंदर से। उस आवाज ने इनो को बोला था ब्रिज पे जाने के लिए। कहने का मतलब दोस्तों, तीनों विक्टिम कहीं ना कहीं उस ब्रिज पर गए थे, क्योंकि किसी एंटिटी ने उन्हें इन्विटेशन दिया था। अब इनो की बातें सुनकर शिनोबू को लगता है कि इनो जरूर हेलुसिनेट कर रहा होगा, पर इनो के हिसाब से वो आवाज इनो को एक चमत्कार दिखाना चाहती थी। हमें अब उस हादसे वाले दिन की डिटेल्स दिखाई जाती है कि कैसे मात्सुकी ने लड़कियों को पहले स्टैब किया था। देन अचानक इनो के पैर पैरालाइज हो गए थे। इनो गिर गया था, यानी दोस्तों वो जो एंटिटी थी ना, वो नहीं चाहती थी कि इनो भाग पाए। देन मात्सुकी ने इनो को भी पकड़कर स्टैब किया था, पर जानबूझकर उसे जिंदा छोड़ दिया था। ये सब रिकॉर्ड कर रही थी हारुको, और वीडियो के एंड में मात्सुकी समुद्र में चले जाता है, और आज तक उसकी लाश नहीं मिली, यानी मात्सुकी गायब हो गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रेजेंट में हारुको को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने इस सब की वीडियो बनाई क्यों। उस डिमोनिक सिचुएशन में सब लोग भाग रहे थे, पर हारुको कैमरामैन बन गई थी, जैसे कि वो पोजेस्ड हो गई हो, और वो एंटिटी जानबूझकर हारुको से वीडियो बनवा रही हो। यहाँ पे कोजी अब हारुको को बताता है कि उसके साथ भी सेम चीज हो रही है। कोजी को अंदर से फील हो रहा था कि उसे इस हादसे के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए, पर क्यों ये वो नहीं जानता, और इसका रीजन एंड में खुलेगा। एनीवे, कोजी की टीम को पता चलता है कि सातोमी की माँ को आजकल सातोमी अपने सपने में दिखाई दे रही है। वो डेली घर आती है सपने में, और अपनी माँ के साथ हंसती बोलती है। सेम चीज हो रही थी हिडेकी के साथ। हिडेकी को लग रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा है, क्योंकि अभी 1 महीने पहले एक फोटो में हिडेकी के पीछे नोरिको की पिक्चर कैद हो गई थी। सिंस नोरिको मर चुकी है, तो शायद ये फोटो में जो लड़की कैद हुई है, ये नोरिको की आत्मा थी।
देन इनो बताता है कि मात्सुकी उसे जब स्टैब कर रहा था तो वो बोल रहा था कि अब तुम्हारी बारी है। इनो के शरीर पे स्टैबिंग का निशान भी था, पर वो निशान ऐसा वैसा नहीं था। वो निशान बहुत स्पेसिफिक और डिमोनिक था। उसका कुछ न कुछ तो मतलब था जो अब कोजी को पता लगाना है। इसके बाद कोजी की टीम बात करती है मात्सुकी की फैमिली और दोस्तों से। हमें पता चलता है कि मात्सुकी काफी काइंड लड़का था, पर वो सुपरनैचुरल चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। एक बार मात्सुकी ने अपने दोस्त को बताया था कि उसने यूएफओ देखा है, और ये बात थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। दोस्तों प्रेजेंट में इनो बताता है कि हादसे के कुछ दिनों बाद उसे भी एक यूएफओ दिखाई दिया था। यूएफओ को इनो की मां ने भी देखा था, और इसलिए शिनोबु इनो की मां को कॉल कर इस बात को कंफर्म करती है, और ये बात सच थी। अब आगे कोजी की टीम इनो के शरीर वाले निशान को दिखाती है मात्सुकी के दोस्त को, जिसके हिसाब से मात्सुकी के शरीर पे भी कुछ ऐसा ही निशान था। पर तभी उस लड़के की नाक से खून निकलने लगता है, उसे उल्टी हो जाती है और वो कुछ भी नहीं बता पाता। देन बात पहुंचती है मात्सुकी के पापा पे। मात्सुकी का पापा बताता है कि मात्सुकी के शरीर पे बर्थ मार्क था, जो था ये निशान, जिससे कंफर्म हो जाता है कि शायद वो एंटिटी मात्सुकी से जुड़ी हुई थी बचपन से। हम अब मिलते हैं आकिरा से, जो इस डॉक्यूमेंट्री का प्रोड्यूसर है, और आज कोजी की पूरी टीम बुलाती है इनो को, क्योंकि वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। इनो को यहाँ पे दिखाई जाती है वो वीडियो जो हारुको ने ब्रिज पे बनाई थी। और दोस्तों वीडियो में जब मात्सुकी इनो को स्टैब कर रहा था तो कुछ पलों के लिए आसमान में कैद होती है एक काली चीज, जिसे देखकर इनो हंसने लगता है। इनो को देन मात्सुकी की बचपन की फोटोज दिखाई जाती हैं, जिनमें मात्सुकी की बॉडी पे भी वो अजीब बर्थ मार्क था। ये सब देखकर इनो बताता है कि वो बिल्कुल भी नाराज नहीं है मात्सुकी से, क्योंकि जब से हादसा हुआ है तब से इनो के साथ चमत्कार हो रहे हैं। ये सुन के कोजी की टीम हो जाती है एक्साइटेड, और अब वो लोग उन चमत्कारों को कैमरे में कैद करना चाहते थे। इनो के हिसाब से चमत्कार दिन में एक बार होता है, जिससे कंक्लूजन निकलता है कि वो लोग इनो पे 24 घंटे नजर रखेंगे ताकि चमत्कार कैमरे में कैद हो जाए। अब जहाँ इनो जाता है कैमरा उसके साथ जाता है। हमें पता चलता है कि इनो पे जॉब नहीं है और वो बेचारा बहुत ज्यादा गरीब है। इनो सस्ता खाना खाकर गुजारा कर रहा था, और वो रह भी एक छोटे से इंटरनेट कैफे में रहा था। बहुत टाइम तक कोई चमत्कार नहीं होता, और बीच में इनो कोजी से 100 येन उधार लेता है, जिस बात को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट डे इनो और कोजी लंच कर रहे थे कि तभी एक टिश्यू पेपर अपने आप नीचे गिर जाता है। ऐसा 2 बार होता है, जिससे कोजी चौंक जाता है, और इनो के हिसाब से ये जो हुआ है ये आज का चमत्कार है। इनो बताता है कि ये तो बहुत छोटी चीज है जो उसके साथ होती रहती है, पर उसने आत्माएं और यूएफओ को भी देखा है। वो बताता है एक आवाज के बारे में जो उसे हादसे के बाद से सुनाई दे रही है, जिसका मतलब वो अभी नहीं जानता। इस सब के बाद स्टूडियो में कोजी इनो को देता है एक कैमरा और एक जॉब ऑफर ये था कि अगर इनो अपने चमत्कारों को ढंग से कैमरे में कैद करेगा तो ये टीम वाले उसे पैसे देंगे। इनो मान जाता है, पर साथ ही साथ वो स्टूडियो में रहना चाहता था क्योंकि उसके पास रहने की जगह नहीं थी। इन दी एंड टीम मान जाती है उसे स्टूडियो देने के लिए, क्योंकि वो स्टूडियो में रहेगा तो उस पे ज्यादा कैमरे नजर रख पाएंगे। इनो को 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है इस काम के लिए, जिसके बाद वो सेटल हो जाता है स्टूडियो में। देन जब रात को जब वो सो रहा था तो उसके पास कैद होता है एक साया, जो डेफिनेटली कोई आत्मा थी। दोस्तों मेरे ख्याल से इनो के शरीर में कुछ ऐसी शक्ति है जो उसके आसपास सुपरनैचुरल चीजों को इकट्ठा कर देती है। कुछ टाइम पे इनो की एक जॉब लग जाती है और वो कोजी की पूरी टीम को पार्टी देता है। पार्टी के वक्त इनो बहुत ज्यादा नशा कर लेता है और शिनोबू से बहसबाजी करने लगता है, जिससे शिनोबू गुस्से में चले जाती है घर। देन काफी देर बाद इनो बताने लगता है एक सच्चाई नशे की हालत में। इनो के हिसाब से जो आवाज उसे सुनाई देती है ना, वो आवाज उसे एक मिशन के बारे में बताती है। ये मिशन ओरिजिनली मात्सुकी का था, और अब मात्सुकी के बाद ये मिशन इनो का है। यही वजह है कि इनो के शरीर पे वो डिमोनिक निशान था। इनो के हिसाब से मात्सुकी समुद्र में कूदने के बाद पहुंच गया था एक बहुत अच्छी डायमेंशन में, जहाँ पे भगवान रहते हैं। वो दुनिया हमारी दुनिया से बहुत ज्यादा अच्छी है। उस दुनिया में जाने के लिए ही मात्सुकी ने लोगों को मारा था। बेसिकली वो हादसा था एक रिचुअल। इनो भी उस भगवान की दुनिया में जाना चाहता है और वो भी इस रिचुअल को करेगा, पर इनो के हिसाब से वो किसी इंसान को नहीं मारेगा, वो रिचुअल किसी और तरीके से करेगा। कोजी भी चौंक जाता है और साफ बोल देता है कि अगर उसने रिचुअल के दौरान किसी को मारा तो कोजी को इनो को रोकना ही होगा।
इसके बाद कोजी और आकीरा बात करते हैं इस रिचुअल के बारे में देर रात को, और दोनों ही परेशान थे कि कहीं इनो इंसानों को ना मार डाले। नेक्स्ट डे इनो काम पे जाता है और वो पूरे दिन चमत्कार कैद नहीं कर पाता, पर शाम को वो कैद करता है एक अजीब काला सा यूएफओ। दोस्तों, यूएफओ की फुल फॉर्म होती है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऐसी उड़ने वाली चीज जो इंसानों को नहीं पता कि क्या है। यूएफओ का मतलब हमेशा एलियन स्पेसशिप नहीं होता। एनीवे, इनो आता है स्टूडियो, वो कोजी से बात करता है, पर तभी बहुत सारी किताबें अपने आप नीचे गिरने लगती है, और ये था आज का चमत्कार। इसके बाद रात को कोजी रिसर्च करता है इंटरनेट पे उस अजीब निशान के बारे में। बहुत सर्च करने के बाद उसे मिलती है एक मांगा आर्टिस्ट जिसे हेलुसिनेशन होते हैं और वो बेहोशी की हालत में अजीब ड्राइंग्स बनाती है। दोस्तों, उस आर्टिस्ट की ड्राइंग्स में कुछ ड्राइंग्स बिल्कुल उस निशान जैसी थी, और इसलिए कोजी अगले दिन आर्टिस्ट पेको से मिलने जाता है। पेको बताती है कि उसे कुछ याद नहीं रहता जब वो ड्राइंग्स बनाती है। वो अपनी ड्राइंग्स भी दिखाती है, पर तभी पेको को आने लगती है हेलुसिनेशंस और वो बनाने लगती है एक और श्रापित ड्राइंग। ये ड्राइंग कुछ ज्यादा ही अलग थी और अजीब थी, जिससे पेको के सर में दर्द होने लगता है, पर कोजी इस ड्राइंग को जानता था। दोस्तों, ये ड्राइंग थी कुतोरो नाम के एक फेमस पत्थर की, जो ओहिरो यामा नाम के एक पहाड़ के ऊपर है, जहाँ पे कोजी 3 साल पहले गया था घूमने के लिए, वो भी उसी दिन जिस दिन डिमोनिक हादसा हुआ था ब्रिज पे। तो शायद ये सब कुछ उस पत्थर से और कोजी से भी रिलेटेड है। कोजी अब तुरंत शिनोबू के साथ निकल जाता है ओहिरो यामा पहाड़ की तरफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पहाड़ी की काफी देर चढ़ाई कर दोनों लोग कुतोरो पत्थर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे कोजी को याद आता है कि 3 साल पहले वो इस पत्थर के ऊपर चढ़ा था और अचानक उसके उल्टे पैर में दर्द होने लगा था। उसके पैर पे फिर अचानक 9 लीचे आ गई थी। दोस्तों, लीचे को तो आप जानते ही होंगे, वो अजीब से कीड़े जो खाल पे चिपक जाते हैं और खून चूसते हैं। ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब एक्सपीरियंस था, पर पेको ने अपनी ड्राइंग में भी 9 लीचे बनाई थी, मतलब सब कुछ कनेक्टेड है। कोजी और शिनोबू अब फिर से पत्थर की चढ़ाई करते हैं, पर रास्ते में उन्हें मिलता है एक पत्थर, जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस पत्थर पे वही डिमोनिक निशान बना हुआ था जो इनो के शरीर पे है। तभी अचानक कोजी के पैर में फिर से दर्द होने लगता है और एक बार फिर से उसके ऊपर आ जाती है 9 लीचे। और दोस्तों, मैं कंफ्यूजन को यही एंड कर देता हूँ। ये जो 9 लीचे है ना, ये मेरे ख्याल से दांते के 9 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ हेल को दर्शा रही है, यानी कि जो कहानी है ये मे बी नरक के दरवाजे से रिलेटेड है। हम और गहराई में एंड में जानेंगे। थोड़ा रिसर्च करने के बाद कोजी की टीम मिलती है कुरोसावा नाम के एक मूवी डायरेक्टर से, जिसने पास्ट में उस पत्थर पे रिसर्च करी थी। कुरोसावा बहुत सारी पत्थरों की फोटोज दिखाता है जिन पे अजीब ड्राइंग्स बनी थी, पर हर एक ड्राइंग का डिफरेंट मतलब था। ड्राइंग्स का मतलब क्या था ये कुरोसावा नहीं जानता था, पर वो ये जानता था कि उस पहाड़ी पे पास्ट में लोग रिचुअल्स करते थे और पूजा करते थे हिरुको नाम की एक एंटिटी की, जो जापानीज मिथोलॉजी में एक देवता है, पर हिरुको का मतलब होता है लीच का पहाड़। कुरोसावा इज़ानामी और इज़ानागी नाम के भगवानों के बारे में भी बताता है, जिन्होंने जापानीज आइलैंड्स को जन्म दिया था, और उन्हीं गॉड्स के पहले बेटे का नाम था हिरुको। हिरुको बिना हाथ पैरों के पैदा हुआ था और वो बिल्कुल लीच की तरह दिखाई देता था, और इसलिए उसका नाम हिरुको रखा गया। एनीवे, शिनोबू कुरोसावा को दिखाती है उस अजीब पत्थर की फोटो जिस पे डिमोनिक निशान था। कुरोसावा नोटिस करता है कि निशान में एक अजीब आंख है, और इस आंख को बोलते हैं ओरेकल। ओरेकल का मतलब होता है कि भगवान ने कुछ ऑर्डर दिया है, कोई मिशन दिया है। एक दूसरा निशान भी था जिसे बोलते हैं सेशो, और बुद्धिज्म कल्चर में इस निशान का मतलब होता है जिंदा चीज को मारना। बेसिकली भगवान ने हुक्म दिया है जिंदा चीज को मारने का। और एक लास्ट साइन भी था जिसका मतलब ये बन रहा था कि कोई बड़ा हादसा होगा इंसान की वजह से। यहाँ पे अब ध्यान से सुनो, एक इंसान भगवान का हुक्म मानकर जिंदा चीज को मारेगा, और वो इंसान और कोई नहीं इनो है, क्योंकि उसी के शरीर पे ये निशान था। इस इन्वेस्टिगेशन से कोजी की टीम समझ जाती है कि रिचुअल के नाम पे इनो कुछ डिमोनिक करेगा, और इसलिए नेक्स्ट डे
कोजी की टीम जाकर इनो के सामान को चेक करती है और इन्हें मिलती है बैंक की पासबुक। सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि दोस्तों इनो के पास बहुत सारे पैसे थे। वो पैसे बचा रहा था, पर आखिर किस लिए? प्रॉबेबली उस डिमोनिक रिचुअल के लिए जो कोई मास मर्डर हो सकता है। सीन जाता है इनो पे, जिसे आज काम से निकाल देते हैं क्योंकि वो अच्छा काम नहीं कर रहा था। पर जो बंदा इनो को काम से निकालता है, इनो उसका पीछा करने लगता है। इनो के हिसाब से इस लड़के का एक्सीडेंट होने वाला है जो इनो को विजन में दिखाई दे गया था। देन रोड पे चलते चलते लड़के के सर पे आ जाती है काली सी चीज और फिर वो टकरा जाता है एक वैन से। इनो तुरंत वहां से भाग जाता है और भागते भागते इनो को दिखाई देने लगती है बहुत सारी वो काली चीजें हवा में उड़ती हुई। वो चीज बिल्कुल लीच की तरह दिखाई दे रही थी, जैसे बहुत सारी लीचें बंडल में आ गई हो और आसमान में घूम रही हो। दोस्तों याद है ना, हिरुको एंटिटी लीच की तरह दिखाई देती है, तो ये हो सकता है कि इनो को दिखाई दे रही थी हिरुको एंटिटी, और ये वही एंटिटी है जो सारे हादसे करवा रही है। इनो को बहुत बड़ा लीच का गुच्छा भी आसमान में दिखाई दे रहा था और अब इनो ये सब जाकर दिखाता है कोजी की टीम को, जिससे पूरी की पूरी टीम हक्की बक्की रह जाती है। फुटेज के बदले अब इनो को पैसे मिलते हैं और खुश होकर इनो कोजी की टीम को फिर से ले जाता है पार्टी के लिए, पर शिनोबू और आकिरा नहीं जाते, वो दोनों बिजी थे। सिर्फ कोजी इनो के साथ जाता है और पार्टी में फिर से इनो बहुत ज्यादा नशे में धुत हो जाता है, जिसके बाद वो बताता है अपनी रिचुअल वाली सच्चाई। दोस्तों इनो का प्लान था एक बॉम्ब बनाकर बहुत सारे लोगों को मारने का। इनो के हिसाब से ऐसा करने से वो पहुंच जाएगा भगवान वाली दुनिया में और इनो के साथ जितने भी लोग मरेंगे वो भी भगवान की दुनिया में पहुंच जाएंगे और बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। यही वजह है कि इनो सालों से पैसे बचा रहा था ताकि वो ये रिचुअल कर सके, और ये सुनकर कोजी चौंक जाता है। बेसिकली वो जो आवाज इनो को सुनाई देती है ना, उसी आवाज ने इनो के दिमाग में इस प्लान को डाला है। कोजी इनो को ऐसा करने से मना करता है, पर इनो के हिसाब से मात्सुकी को भगवान ने उस हादसे के लिए चुना था और अब भगवान ने इनो को चुना है। अपना वो रिचुअल शिबुया स्टेशन के पास वो करेगा और कोजी को यहाँ पे इनो कुछ और डिस्टर्बिंग बताता है। दोस्तों आपको याद होगा कि हारुको ने ब्रिज वाले हादसे की वीडियो बनाई थी जैसे वो पोजेस हो गई हो। बेसिकली कोजी के साथ भी यही हो रहा है। कोजी इस डॉक्यूमेंट्री को इसलिए ही बना रहा है क्योंकि वो एंटिटी चाहती है कि सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो और जब इनो दूसरी दुनिया में जाए तो हमारी दुनिया के लोगों के पास सबूत हो। कोजी को भी रात होते होते ये सारी चीजें फील होने लगती है। वो फील करता है कि वो इस पूरी मिस्ट्री से कनेक्टेड है और एंटिटी के वश में है। और फिर जब कोजी और इनो घर जा रहे थे तभी इनो को उल्टी हो जाती है, एक कचरे का डब्बा अपने आप गिर जाता है, कोजी को आसमान में दिखाई देने लगती है वो एंटिटी एंड देन इनो का चेहरा बदल जाता है लीचों में। कोजी की रूह कांप जाती है और अगले ही पल सब ठीक हो जाता है। पर इस हादसे के बाद कोजी फैसला करता है कि वो इनो का साथ देगा ताकि वो अपनी डॉक्यूमेंट्री को पूरा कर सके। कोजी के पैर पे यहाँ पे एक बार फिर से लीचे भी आ गई थी और इनो के हिसाब से एंटिटी ने कोजी को चुना है कैमरामैन के तौर पे सारी चीजों का सबूत इकट्ठा करने के लिए। अब नेक्स्ट डे इनो और कोजी मिलकर रिचुअल का सामान लेकर आते हैं, पर रास्ते में वो सामान बार बार एक आदमी चुराने लगता है। आदमी और इनो में लड़ाई हो जाती है, पर एंड में इनो और कोजी सामान लेकर भाग जाते हैं। हालांकि जो आदमी था ना, वो बार बार बोल रहा था नरक है वो, नरक है वो। इस बात का मतलब इनो और कोजी को नहीं समझ आता, पर आप लोग इसे याद रखना। घर पहुंचकर इनो बनाता है बम, कोजी सब कुछ रिकॉर्ड करता है। बीच में शिनोबू आती है और उसे दोनों लोगों पे शक भी होने लगता है। एनीवे सारी तैयारी हो जाती है रिचुअल के लिए और अब जब रिचुअल में सिर्फ 12 घंटे बचे थे तो जापान का आसमान भर जाता है कौओं से। इनो के हिसाब से ये पक्षी जानते हैं कि रिचुअल होगा। एंड में दोनों लोग स्टूडियो में जाके सो जाते हैं और उठते हैं सुबह 10:30 बजे। वो टैक्सी पकड़ते हैं और जाते हैं शिबुया, जो जापान की सबसे क्राउडेड जगह है। शिबुया पहुंचकर इनो कोजी से ले लेता है एक कैमरा ताकि वो दूसरी दुनिया की रिकॉर्डिंग कर सके। इनो ये भी वादा करता है कि वो कैमरा और 100 येन जो उसने मूवी में बहुत पहले कोजी से उधार लिए थे वापस कर देगा। इनो दूसरी दुनिया से दोनों चीजों को कोजी को भेज देगा। दोनों लोग देन इंडियन फूड खाते हैं रिचुअल से पहले, मूवी भी देखते हैं और फाइनली आता है रिचुअल का टाइम। शाम के 5 बज रहे थे जब इनो रिचुअल का सामान लेकर जाता है शिबुया की भीड़ भरी चौक पर एक कैमरे के साथ। वो कोजी को गुड बाय बोलता है और कोजी भागता है अपनी जान बचाकर, पर रास्ते में आ जाती है शिनोबू। दोस्तों शिनोबू को दोनों लोगों पे शक हो गया था और इसलिए वो पूरे दिन से उन दोनों पे नजर रखे हुए थी। शिनोबू अब गुस्से में कॉल लगा
बुलाने लगती है आकिरा को और कोजी शिनोबु को बचाने की कोशिश करता है पर बहुत ज्यादा देर हो जाती है। अचानक एक धमाके की वजह से शिनोबु के शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। कोजी खुद बुरी तरीके से घायल हो जाता है और हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे हाथ पैर कटे हुए जो मैं स्क्रीन पे नहीं दिखाने वाला। हादसे के बाद ब्लैक स्क्रीन पे हमें पता चलता है कि शिबुया में उस दिन 108 लोग मारे गए थे, 245 लोग घायल हो गए थे और इनो की लाश डिटेक्टिव्स को नहीं मिली थी, यानी इनो रिचुअल के बाद गायब हो गया था। अब यहाँ से सीन आता है 21 साल आगे। आज कोजी जो बूढ़ा हो गया था वो मिलने आता है आकिरा से। दोनों का रियूनियन होता है और वो सब कुछ रिकॉर्ड भी करते हैं। मूवी के क्रेडिट्स भी यहीं पे चलने लगते हैं पर तभी आसमान से गिरता है इनो का कैमरा और 100 येन का एक सिक्का, यानी कि दोस्तों इनो दूसरी दुनिया में पहुंच गया था और उसे 21 साल लग गए ये कैमरा और सिक्का वापस भेजने में। ऑब्वियसली मूवी के एंड में हमें दिखाई जाती है उस कैमरे में रिकॉर्ड हुई वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं इनो को जो धमाके के बाद अचानक पहुंच जाता है नरक में। जी हाँ दोस्तों, वो दुनिया भगवान की दुनिया नहीं थी, वो दुनिया थी नरक। जो रिचुअल था वो नरक के दरवाजे खोलने के लिए था, इसलिए ही कोजी के पैरों पे 9 लीचें आ रही थी जो नरक को दर्शा रही थी। बेचारा इनो और जो लोग मरे थे हादसे में वो सब फंस जाते हैं नरक में और चिल्लाने लगते हैं, जिसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मेरे हिसाब से प्रॉब्ली सब कुछ सॉर्टेड है सिवाय एक मिस्ट्री के। याद है वो अजीब आदमी जो रिचुअल का सामान लेकर बार बार भाग रहा था और बोल रहा था नरक है वो, नरक है वो। वेल, वो आदमी था कौन? मेरे ख्याल से वो आदमी था इज़ानामी, जो हिरोकु एंटिटी का पिता था। असल में उस आदमी के पास एक छड़ी थी और अगर हम इंटरनेट पे इज़ानामी सर्च करें तो वो जो देवता था ना, उनके पास भी एक छड़ी थी। बेसिकली इज़ानामी इनो को वार्निंग देने आया था कि वो दुनिया भगवान की दुनिया नहीं है, वो नरक है। इज़ानामी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हिरोको जो एंटिटी इनो को डिमोनिक काम करवा रही थी उसका बेटा था। बेसिकली एक फादर अपने बेटे को गलत काम करने से रोक रहा था। ये टोटली मेरी थ्योरी है पर आप लोग मुझे अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ऑकल्ट जापानीज हॉरर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने सब कुछ डिटेल में कवर करा है। ये मूवी आप लोग तभी देखना अगर आपको पुरानी फाउंड फुटेज हॉरर मूवी पसंद है तो। एनीवे, आप देख रहे हो डेमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट चैनल है हॉरर रिकैप के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो क्योंकि ये सपोर्ट बिल्कुल फ्री है। मैं इस चैनल के अपडेट्स टेलीग्राम पे डालता हूँ और मैं पर्सनली सबको रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो जाके कनेक्ट हो जाओ। इसी के साथ मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।